सभी CCS मेंबर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। CCS मेंबर्स को हम हमारी तरफ से एनलाइटन करने के लिए, हमारी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने के लिए, हमारा जो ओपिनियन है मेरे ख्याल से हम लोग हमारी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन देना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमारी तरफ से ये वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज जिस तरीके से हमारा 2018-19 का 19-20 दो फाइनेंशियल ईयर का जो हम लोगों का डिविडेंड था, जिस तरीके से आज EMS का ECMS का जो नेतृत्व है, NDF का जो नेतृत्व है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया और जिस तरीके से प्रचार किया, मेरे ख्याल से हम सब लोगों को समझना चाहिए कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, कैसे सर्कमस्टेंसेस में हम लोगों को डिविडेंड मिला। ECMS का नेतृत्व, NDF का नेतृत्व दो जनरल बॉडी मीटिंग्स में लगातार इस तरीके का कोशिश कर रहा था कि गिफ्ट के रूप में है ना ये डिविडेंड देना बोल के एक कोशिश उनके तरफ से किया गया। पर अगर आप देखेंगे 2015 में जब NDF के कार्यकाल में CCS के नेतृत्व में जब वो लोग रूलिंग में थे, तब इन लोगों ने सिल्वर कॉइन के मामले में जिस तरीके का घोटाला इन लोगों ने किया, उसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी में ये फाइंडिंग में ये आया कि NDF के नेतृत्व ने बहुत बड़ा घोटाला किया और अराउंड 44 लाख रुपीस उनसे रिकवर करने के लिए ऑलरेडी इंक्वायरी रिपोर्ट में एक उन लोगों का फाइंडिंग भी आया और प्रोसेस अभी चल रहा है। तो आगे फ्यूचर में कभी भी है ना डिविडेंड कैश के रूप में ही देना चाहिए, गिफ्ट के रूप में नहीं देना, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट DLCO की तरफ से ऑलरेडी इंक्वायरी फाइंडिंग में दिया गया। वो बेस्ड ऑन दैट ECL स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन ने, हम लोगों ने दो जनरल बॉडी मीटिंग में ऑलरेडी NDF के नेतृत्व ने ये इस तरीके का प्रस्ताव लगाया कि हम लोग है ना गिफ्ट देंगे। हमारी तरफ से हम लोगों के ऑब्जेक्शन रेज करने के कारण गिफ्ट के रूप में नहीं, कैश के रूप में उन लोगों को ज़बरदस्ती पे करना पड़ा। इस मामले में हमारी तरफ से मैंने एक कंप्लेंट DLCO को दिया था। DLCO ने उस कंप्लेंट बेसिस में एक ये इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को भेजा कि आप लोग 2018-19 और 19-20 का डिविडेंड जो है इमीडिएटली कैश में पे करो, इमीडिएटली, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्लेंट के बाद ये इंस्ट्रक्शंस इन लोगों को मिला। बेस्ड ऑन ये इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को ज़बरदस्ती कैश के रूप में पे करना पड़ा। पर आज जिस तरीके का इंप्रेशन ये लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि ECL के चरित्र में पहली बार कैश रूप में पे किया गया। पर क्यों पे किया गया? क्योंकि हम लोगों ने हमारी तरफ से इस मामले में इन लोगों को हिलने नहीं दिया और 100% हमारा इसमें 100% आज अगर कैश के रूप में अगर ये डिविडेंड पे कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का डेफिनेटली एक कंस्ट्रक्टिव रोल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन की तरफ से प्ले किया गया। उसके कारण हम लोगों को ये डिविडेंड कैश रूप में पे किया जा रहा है। पर जिस तरीके का इंप्रेशन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरीके का मजमा ये लोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को समझने का ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे हम लोगों का लोन्स 6 लाख तक का लोन डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता है। 5,000 के लिए इतना मजमा करने का क्या ज़रूरत था, इतना टेंट्स डालने का क्या ज़रूरत था, इतने लोगों को बिठाने का क्या ज़रूरत था, डायरेक्ट डिविडेंड अकाउंट्स में क्यों ट्रांसफ़र नहीं किया, क्यों ये चेक के रूप में सब लोगों को पे किया गया, ये सब आप लोगों को समझने का ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज NDF का नेतृत्व जो है, इससे पहले भी जब उन लोगों को मौका दिया गया 2015 में, धोखा दिया और इसका इंक्वायरी फाइंडिंग में ऑलरेडी आ चुका है और अभी भी इसी तरीके का कहीं ना कहीं कुछ घोटाला करने का हर समय कोशिश और अभी भी इस तरीके का कोशिश उनकी तरफ से जारी है। हम लोगों को किसी भी तरीके से हमारा गला दबाने का, इवन क्रेडिट सोसाइटी के जनरल बॉडी मीटिंग में, दो जनरल बॉडी मीटिंग्स में कम से कम बात करने का मौका इन लोगों ने नहीं दिया। पर इस तरीके से अगर ये करेंगे, डेफिनेटली आप सब लोगों को समझने का ज़रूरत है। आज अगर हम लोगों का जो कैलकुलेशंस है, हम लोगों ने हमारी तरफ से एक कैलकुलेशंस पूछा, 2018-19 और 19-20 का जो डिविडेंड है 2023 में हम लोग पे कर रहे हैं। 2018-19, 19-20 का डिविडेंड अराउंड 5,000 चेंज। अगर 2020 अप्रैल से हम लोगों को ड्यू अगर है तो उसके ऊपर अगर आप लोगों ने पूरा सर्कुलेट अगर उसको
10% इंटरेस्ट आप लोगों ने लोन के रूप में दे के अगर कमाया है तो हम लोगों को तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। उसमें गलत क्या पूछा हम लोगों ने? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का आर्गुमेंट क्या है। आप लोगों को ये बताने का ज़रूरत है हम लोगों ने जो प्रश्न आपके ऊपर उठाया है उसमें गलती क्या है, और इमीडिएटली आप लोगों को जो एडिशनल इंटरेस्ट, चलो ठीक है 10% नहीं 9% तो हम लोगों का वाजिब बनता है, वो तो कम से कम आप सब लोगों को इमीडिएटली डिपॉजिट करना चाहिए अराउंड अलॉन्ग विथ 5,515 के साथ, और जो एडिशनल इंटरेस्ट जो बनता है वो इमीडिएटली हम लोगों को आप लोगों को ऐड करके हम लोगों को देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आप इस तरीके से धोखा देके इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को फूल्स बनाएंगे, इस तरीके का अगर आप कोशिश करेंगे तो हमारी तरफ से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे। आप लोगों का इससे पहले प्रीवियस टेन्योर जो है उसके बारे में कभी भी आप लोगों का प्रस्ताव रहता है कि इससे पहले डायरेक्टर्स ने ये किया, इससे पहले मैनेजिंग कमेटी ने ये किया। मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या एम्प्लॉयज़ का मेमोरी फ्रेश है? आप समझ रहे होंगे सब कुछ भूल जाते हैं, आप समझ रहे होंगे, पर अगर आप देखेंगे 2015 में जब हम लोग जीते थे, एलडीएफ के पैनल में हम लोग जीते थे, हमारे लोगों को आप लोगों ने हाईजैक करके आप लोगों के सपोर्ट से आप लोगों ने मैनेजिंग कमेटी को बनाया। तो आंसरेबल आप लोग, अगर उसमें अगर कुछ गलती भी हुआ तो उसके लिए आंसरेबल आप लोग हैं या हम लोग हैं? और दूसरा, जहाँ तक डायरेक्टर्स का लोन का आप लोग कभी भी बोलते रहते हैं कि लोन्स ज़्यादा लिया है इन लोगों ने, लोन्स तो आप लोगों ने भी ज़्यादा लिया है, डायरेक्टर्स ने। अगर ईसीएमएस के जनरल सेक्रेटरी साहब का भी लोन ज़्यादा है, अभी जो डायरेक्टर है, महिला डायरेक्टर है शिरीषा, उनका भी लोन ज़्यादा है। इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लियरली दिया गया है कि इन लोगों ने लोन ज़्यादा दिया है। तो इसके बारे में आप लोगों को भी बताना पड़ेगा कि आप लोगों ने भी एडिशनल लोन लिया है। अगर एलिजिबल लोन अगर 2 लाख है, 2 लाख से ज़्यादा क्यों लिया आप लोगों ने? अगर 3 लाख है, 3 लाख से ज़्यादा क्यों लिया आप लोगों ने? ये इसका समाधान तो ईसीएमएस के जनरल सेक्रेटरी को देना पड़ेगा, और महिला मैनेजिंग कमेटी मेंबर जो शिरीषा है उनको भी इसका समाधान देना पड़ेगा। सो हर एक चीज़ के लिए अगर आप दूसरों की तरफ एक उंगली दिखा रहे हो तो आपकी तरफ भी 4 उंगली दिखा रहा है, ये आप सोच के चलो। और इस तरीके से है ना कहीं हर एक जगह पे आप लोग गला दबाएंगे, आवाज़ को दबाएंगे, हमारे बलबूते पे हम लोग ये सब करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आप सब लोगों को, मेंबर्स को इसका आंसर देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो हम लोग अप्रोप्रिएटली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में इसके लिए लड़ेंगे, और दूसरा लीगल भी हम लोग इसके अगेंस्ट में लड़ेंगे, और आपसे जो हम लोगों का रीजनेबल अमाउंट है वो 100% पे कराएंगे। किस तरीके से कराना है हम लोग हमारे तरीके से कराएंगे। और ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन इस तरीके का आश्वासन देता है, क्रेडिट सोसाइटी में हम लोगों की तरफ से कंस्ट्रक्टिव रोल 100% प्ले करेंगे। हमारी तरफ से एग्जैजरेट, कुछ भी एग्जैजरेट नहीं करेंगे। आप लोगों से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे एनडीएफ का जो नेतृत्व है, मैनेजिंग कमेटी का जो नेतृत्व है, उससे हम लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका समाधान दो। अगर 2018, 19, 19-20 का अगर हम लोगों को डिविडेंड मिलना चाहिए था, 2020 अप्रैल में हम लोगों को मिलना चाहिए था, 2023 जनवरी में दे रहे, तो उस आज तक का जो इंटरेस्ट रेट है हम लोगों को डिविडेंड रूप में क्यों नहीं दे रहे? इसका समाधान दो। इसका समाधान ये नहीं हो सकता कि प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी, अरे प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी तो आप लोगों का प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी है। आज जो प्रीवियस मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट आपके तरफ है, इसका समाधान आपको देना चाहिए। आने वाले दिनों में ईसीएल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन क्रेडिट सोसाइटी के मामले में भी एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेगा, और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में, एम्प्लॉयज़ के हित में डेफिनेटली काम करेगा। इस तरीके का आश्वासन हम लोग देते हैं। थैंक यू।